हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रेसिडेंटशिप के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। पर यहाँ जानने वाली बात यह है कि यह जो प्रेसिडेंट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब इनके पास कोई रियल पावर नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम के पास में रियल पावर होती है। फिर भी प्रेसिडेंट हमारे देश में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश के लिए एक सिंबल ऑफ यूनिटी का काम करते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो दरअसल पार्टी पॉलिटिक्स से आते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स इन द सेंस, हमारे यहाँ पे दो पार्टी या मल्टीपल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और जिनके पास ज्यादा एमपीस होते हैं वो फिर अपना एक लीडर चुनते हैं, और वो लीडर होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। पर हमें जो हमारे देश का जो हेड होता है अगर उसे चुनना है तो वो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए प्रेसिडेंटशिप का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर क्या प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 बताता है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसका इलेक्शन होगा। मतलब हमारे यहाँ रिपब्लिक है, मतलब हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री है, कि जो इस देश का हेड होगा वो नॉमिनेटेड नहीं होगा, ना ही वो मोनार्क होगा। जैसे कि यूके में मोनार्क सिस्टम है, वहां पे राजा महाराजा सिंबॉलिक हेड होते हैं, पर हमारे देश में जो सिंबॉलिक हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट है। क्योंकि हमारा देश रिपब्लिक है, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना अनिवार्य है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे? इसका इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जो साइंस आर्ट के क्षेत्र से आते हैं, पर वो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसी तरह कई स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीस और इलेक्टेड एमएलए ही पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड एमएलए में दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमएलए शामिल होते हैं। आर्टिकल 55 में बताया गया कि यह इलेक्शन होगा कैसे। यह इलेक्शन होगा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 कहता है कि जो प्रेसिडेंट के ऑफिस का जो टर्म होगा वो 5 ईयर होगा, कि एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उससे पहले चाहे तो प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर किसी इमरजेंसी में या फिर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभालेंगे। आर्टिकल 57 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर रामनाथ कोविंद जी चाहें या फिर जो पार्टीज होती हैं अगर वो चाहें तो वो रामनाथ कोविंद जी को फिर से इलेक्ट कर सकती हैं। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए मिनिमम एज, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक कंडीशन और है कि वो आप एमपीस बनने के लिए अगर क्वालिफाई हैं तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन होता कैसे है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू होता है, जहां पे एमपीस और एमएलए मिलकर चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एमपीस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट या फिर वोटिंग नहीं कर सकते। उसी तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, उनके एमएलए यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोटिंग नहीं कर सकते, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी वोटिंग नहीं कर सकते। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि सबसे पहले स्टेज आती है वो होती है नॉमिनेशन स्टेज की। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होता है या उम्मीदवार होता है उसे 50 प्रपोजर्स की और 50 सेकेंडर्स की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो 35 ईयर एज के होंगे, जो इस देश के सिटीजन भी होंगे, या फिर वो लोकसभा में
एमपीज बनने के लिए भी क्वालिफाइड होंगे। तो सोचो अगर ऐसे सब लोग न जाने उठ के आ जाएं कि नहीं मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इतना लोगों का इलेक्शन करवा सकती है। तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स का प्रोविजन रखा है। अब ये 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स होते कौन है? दरअसल ये इलेक्टोरल कॉलेज के ही मेंबर्स होते हैं, मतलब एमपीस और एमएलए। आपको 50 एमपीस या 50 एमएलए या दोनों का कॉम्बिनेशन में 50 प्रपोजल्स चाहिए और 50 सेकेंडर्स चाहिए प्रेसिडेंटशिप के लिए उम्मीदवारी के लिए। अब यहाँ पे जो टेक्निकल चीज ये है वो है वैल्यू ऑफ वोट, मतलब हर एमपीस और एमएलए के वोट की एक वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर बहुमत डिसाइड किया जाता है। तो अभी जो एमपीस हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उनके वोट की वैल्यू है 700। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर को फिलहाल यूटी डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब वहां पे कोई अभी असेंबली है नहीं, मतलब वहां पे अभी कोई एमएलए नहीं है। इसका असर ये हुआ कि अब एक एमपी की वोट की वैल्यू जो है वो 708 से घटकर 700 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसके जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि एमपी की वोट का वैल्यू जो है वो कैसे डिक्लेयर होता है। दरअसल एमपी के वोट का वैल्यू जो है वो एमएलए के वोट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इससे एमपी के वोट का वैल्यू हमें पता चलेगी। तो चूंकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई एमएलए नहीं है, इस वजह से ये संख्या थोड़ी कम हुई है। इस वजह से ये 708 से घटकर 700 पर आ चुकी है, मतलब ये है 700 एमपीस के वोट की वैल्यू। अब देखते हैं कि जो एमएलए होते हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होती है। दरअसल एमएलए के वोट की वैल्यू डिपेंड करती है उस स्टेट के पॉपुलेशन पर। हालांकि यहाँ पे स्टेट की इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिक्किम के देखोगे, सिक्किम में एक एमएलए की वोट की वैल्यू है सिर्फ 7, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। इसीलिए पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है। यह पॉपुलेशन किस सेंसस के अकॉर्डिंग होगा? दरअसल ये होगा 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी विक्ट्री कैसे डिसाइड होगी? जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उसके जो 50% जो सिक्योर कर लेगा, 50% प्लस 1, वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब हर कैंडिडेट, हर वोटर, जो भी एमपी एमएलए इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें बैलेट पेपर में अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। जिस कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के रूप में चुनना चाहते हैं उन्हें पहले नंबर पर वो रखेंगे, और जो दूसरे कैंडिडेट होंगे उनको ऑर्डर देंगे सेकंड पे या थर्ड पे। तो अगर पहले राउंड में ही इस पहले कैंडिडेट को अधिकतर वोट आ गए, 50% वोट्स आ गए, तो ये कैंडिडेट विजय हो जाएगा। और अगर पहले राउंड में कोई भी कैंडिडेट 50% वोट सिक्योर नहीं कर पाया, तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में जिस कैंडिडेट को सेकेंड प्रेफरेंस मिली है वो ऐड होंगे। उसके बाद जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट 50% वोट ले आता है, उसे ही अगला प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। इसे ही कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस इलेक्शन में व्हिप जारी नहीं होता। जैसे लोकसभा में कभी कोई बिल आता है या कोई एक्ट आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी करते हैं कि आपको इसको, इसके हाँ या ना में वोट देना होगा। और अगर आप पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करते हो तो आपको पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। पर यह व्हिप आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन में नहीं जारी कर सकते। अब देखते हैं क्या प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। जी हाँ, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। आर्टिकल 61 में उसका प्रोविजन है। उसके लिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्राउंड बनाया गया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया कि यह वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मतलब कौन से ऐसे एक्शन होंगे जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखे जाएंगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी हाउस में या लोकसभा या राज्यसभा में वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन होगा उसे पास करने के लिए हाउस के 2/3 मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए। जिस बिल में
2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, वो दरअसल उस वक्त हाउस में प्रेजेंट मेंबर्स की होती है। पर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए हाउस की जितनी भी मेंबरशिप होती है, टोटल मेंबरशिप, उसका 2/3 की मेजोरिटी यहाँ पे रिक्वायर होती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना। अब लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जी हाँ, ये सही है। हमने देखा कि यूपी के एक एमएलए की वोट कितनी है, 208। वहीं सिक्किम के एक एमएलए की वोट कितनी है, 7। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरीज कर रहा है। अगला स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। ये गलत है। हर एमपीज के वोट की वैल्यू कितनी है, 700, हमने अभी देखा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत। आंसर इज फर्स्ट, ए।